गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। हमने हार्वेस्टिंग करी थी बच्चों लास्ट ईयर। मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे सीरियल्स की कंप्लीट स्टडी बताई थी कि कैसे सोइंग टाइम क्या होता है, हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है, यील्ड क्या होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था बच्चों। अब आफ्टर हार्वेस्टिंग सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, ये सारे जो होते हैं इनका कैसे क्या मैनेजमेंट होता है, वही क्या कहला रहा है बच्चों, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। इसकी इम्पॉर्टेंस, स्कोप ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग क्या रहती है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही स्टडी करेंगे। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आफ्टर चाइना। फ्रूट एंड वेजिटेबल में सेकेंड पोजीशन पे आता है बच्चों इंडिया, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। These are share 10% और 16% respectively in total world production। टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन का 10% और 16% ये शेयरिंग करते हैं एंड इज़ द लीडर इन सेवरल हॉर्टिकल्चर क्रॉप। काफ़ी सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के ये लीडर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो, बनाना, पपाया, कैश्यू नट, एरिका नट, पोटैटो, ओकरा, ये मेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं जिनके ये लीडिंग कंट्री हैं, लीडर्स हैं जिनके ये, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑक्यूपाई 24.472 मिलियन हेक्टर्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप हमारे मेनली कितना हेक्टर ऑक्यूपाई कर रही है बेटा, 24.472 मिलियन हेक्टर्स एंड प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड अराउंड, और इस इतने हेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों, 286.188 मिलियन टन्स रेगुलरली क्या हो रहा है बच्चों, प्रोडक्शन हो रहा है। टोटल एरिया ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस, लूज फ्लावर्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स आर, इन सब का टोटल एरिया क्या है बच्चों, 6301, 10,106, 3,680, 3,474, 278 एंड 634,000 हेक्टर, ठीक है। इतने हेक्टर में क्या कर रहे हैं, टोटल एरिया इनका फ्रूट को डेवलप करने का, वेजिटेबल को डेवलप करने का, प्लांटेशन ट्री को, क्रॉप को डेवलप करने के लिए, स्पाइसेस के लिए, लूज फ्लावर्स के लिए और एरोमेटिक प्लांट्स जिनमें से स्मेल आ रही है बच्चों, उनके लिए मेनली एरिया कितना चाहिए, फ्रूट्स के लिए 6,301 चाहिए होता है, वेजिटेबल्स के लिए 10,106 चाहिए, प्लांटेशन क्रॉप के लिए 3,680 चाहिए, स्पाइसेस के लिए 3,474 चाहिए, देन लूज फ्लावर्स के लिए 278 एंड एरोमेटिक प्लांट्स के लिए बच्चों 634,000 टन्स का टोटल एरिया नॉर्मली चाहिए होता है, सॉरी हेक्टर्स का टोटल एरिया रेगुलरली चाहिए होता है रेस्पेक्टिवली एंड प्रोडक्शन। और इन्हीं इतने एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों, फ्रूट्स का प्रोडक्शन की बात करूं तो 90,183, वेजिटेबल के प्रोडक्शन की बात करूं तो 1,69,064,000 टन। प्लांटेशन क्रॉप की बात करूं बच्चों मैं तो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं 16,658, स्पाइसेस की बात करूं तो 6,988 एंड लूज फ्लावर्स की बात करूं तो 2,184 एंड एरोमेटिक प्लांट्स की बात करूं तो वो कितने ग्रो होते हैं बच्चों, 1,22,000 टन्स। इतने फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस, लूज फ्लावर्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक कंप्लीट डेटा दिया हुआ है कि कितने एरिया में कितने 1,000 टन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप, एरोमेटिक प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। देन रेस्पेक्टिवली विथ प्रोडक्टिविटी, अब इनकी प्रोडक्टिविटी यदि हम इस अकॉर्डिंग देखें तो कितनी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी बच्चों, फ्रूट्स की प्रोडक्टिविटी 11.32 हो जाएगी, वेजिटेबल्स की 17.22 हो जाएगी, प्लांटेशन क्रॉप की 4.54 हो जाएगी, स्पाइसेस की 1.87 हो जाएगी और लूज फ्लावर्स की 6.59 एंड एरोमेटिक प्लांट्स की 1.119,000 टन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी रहती है। तो ध्यान रखना है, मेन डेटास बच्चों कई बार पूछ लिए जाते हैं कि फ्रूट की कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, वेजिटेबल्स की कितनी हो रही है, आपके प्लांटेशन क्रॉप की, स्पाइसेस की, लूज फ्लावर्स की और एरोमेटिक प्लांट्स की। ड्यूरिंग
टन्स हेक्टर रेस्पेक्टिवली 2015 का कंप्लीट डेटा है बेटा ये। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर्स जो होते हैं उनका टोटल प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं हम 74,305 लाख टन। ये डेटा है 2012 एंड 13 का। ड्यूरिंग 2015-16 इंडिया एक्सपोर्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वर्थ रुपीज़ 8,391.41 करोड़ विच कंप्राइज्ड ऑफ फ्रूट वर्थ रुपीज़ 3,524.50 करोड़। कि ये बता रहा है कि इतना तो हम बना रहे हैं, इतना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और इस प्रोडक्शन में से हम कितना एक्सपोर्ट करके हमें क्या इनकम मिल रही है, क्या पैसा हमें मिल रहा है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, मेनली आपका टोटल तो मिल रहा है 8,391.41 करोड़। उनमें से फ्रूट का ये बता रहा है आपको 3,524.50 करोड़ और वेजिटेबल का है 4,866.91 करोड़। यानी फ्रूट और वेजिटेबल का मिला के टोटल इतना हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने से इतना हमें पैसा मिल रहा है इंडिया को। In term of volume, fresh fruit, vegetable comprised about 76% of exported horticulture produce followed by processed fruit and vegetable। यानी fresh fruit and vegetables हम 76% एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का। उसके अलावा प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल 23% हम एक्सपोर्ट करते हैं एंड फ्लोरिकल्चर एंड सीड्स 1% हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्लियरली बता दें कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल को हम 76% एक्सपोर्ट करते हैं और फ्रूट एंड वेजिटेबल जो कि प्रोसेस्ड हो जाते हैं उनको हम कर रहे हैं 23% और फ्लोरिकल्चर सीड्स को करते हैं हम 1%। आफ्टर दैट losses found 20 to 30% in fruits and 30 to 40% in vegetable while harvesting to consumption in India. It's due to perishable nature of horticulture commodities, non-availability of appropriate post-harvest infrastructure, transportation, inadequate of the market or lack of processing। क्या बोलना चाह रहा है बच्चों ये कि आफ्टर दैट लॉसेस फाउंड, स्टार्टिंग में हमें 20 to 30% लॉसेस हुआ, 20 to 30% लॉस हुआ फ्रूट में, 30 to 40% लॉस हुआ वेजिटेबल में, क्योंकि हमने पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक अच्छे से यूज नहीं की थी। वही बात बोल रहा है, वाइल हार्वेस्टिंग टू कंजप्शन इन इंडिया। इट क्यों हुआ था बेटा, ये क्या रीजन था? इट इज ड्यू टू द पेरिशेबल नेचर ऑफ हॉर्टिकल्चर कमोडिटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने फ्रूट एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स तो लिए बट उनकी प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया। इस कारण स्टार्टिंग में इतने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनमें उनका काफ़ी सारा लॉस हुआ। इनएडिक्वेट ऑफ मार्केट एंड लैक ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग भी इनकी अच्छे से नहीं हुई थी। इसीलिए बच्चों हमें क्या अच्छे से ध्यान रखनी होती है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को। इंडिया इज अ मेन horticulture producer even though processing only less than 2% which is very low as compared to 80% of Malaysia, 78% of Philippines and 70% to Brazil, 30% of Thailand। इंडिया में मेन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर यानी प्रोड्यूस तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बट प्रोसेसिंग जो है ओनली 2% होती है, हमारे प्रोसेसिंग केवल 2% कर रहे हैं, जबकि मलेशिया 80% की प्रोसेसिंग अच्छे कर रहा है, फिलीपींस 78% कर रहा है, ब्राज़ील 70% एंड थाईलैंड 30% कर रहा है। द मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्री 40 to 60% फ्रूट एंड वेजिटेबल यूटिलाइज इन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद उनको यूज किया जाता है किसमें, डेवलप्ड कंट्रीज में। प्रॉपर हैंडलिंग, इनकी प्रॉपर हैंडलिंग करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है कि उनकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पैकेजिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फॉर एवरी 1% रिडक्शन इन लॉस विल शेव 5 मिलियन टन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल पर ईयर। यदि हम 1% भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को बचा लेते हैं तो कितना पैसा बच रहा है बच्चों, 5 मिलियन पैसा बच रहा है इंडिया का। प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी हेल्प टू सेव एक्सेस फ्रूट एंड वेजिटेबल ड्यूरिंग द glut सीजन। द टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ नेसेसिटी टू इम्प्रूव द फूड सेफ्टी, स्ट्रेंथनेशन फूड सिक्योरिटी। ये क्या बोलना चाह रहा है बच्चों की प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हेल्प करती है फ्रूट एंड वेजिटेबल का
ग्लट सीजन का मतलब ये बता रहा है कि वो जिस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल जो रहता है वो फ्रेश रहता है। अगर हमने उसकी प्रोसेसिंग अच्छी करी है, उसका प्रिजर्वेशन अच्छा करा है, तो वो काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, द टेक्नोलॉजी हैड बिकम अ नेसेसिटी टू इम्प्रूव द फूड सेफ्टी। फूड की सेफ्टी को बढ़ाती है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी। द टेक्नोलॉजी हैड टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन द फॉर्म ऑफ प्रिजर्व्ड एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। अब हमें यही बता रहा है कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उन सबको हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर करके, प्रॉपर प्रोसेसिंग करके, प्रॉपर प्रिजर्वेशन करके उनको हम बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी उनको प्रिजर्व कर लो या फिर उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को में कन्वर्ट कर दो। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल मैं टमेटो की लेती हूँ तो उसका हम जैम की फॉर्म में उसको बेच देंगे, उसको सॉस की फॉर्म में बेच देंगे, तो ये होते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। उसमें कन्वर्ट करके फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस है कि हमें क्यों करनी है। इम्पॉर्टेंस मतलब इम्पॉर्टेंस क्यों है इसकी, स्कोप क्या है इसकी, और मेनली इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कुड बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है लार्ज स्केल यूनिट, स्मॉल स्केल यूनिट, कॉटेज स्केल यूनिट एंड होम स्केल यूनिट। लार्ज स्केल यूनिट होती है मोर देन 250 टन पर ईयर। 250 टन पर ईयर यहाँ पे लार्ज स्केल यूनिट में मिलता है बच्चों। स्मॉल स्केल यूनिट में 50 to 250 टन पर ईयर मिल रहा है। कॉटेज स्केल यूनिट में 10 to 50 टन पर ईयर ही मिलता है। होम स्केल यूनिट में, सॉरी यहाँ था लार्ज स्केल यूनिट में लेस देन, मैंने मोर देन बोल दिया गलती से। लार्ज स्केल यूनिट में लेस देन 250 टन पर ईयर। लार्ज स्केल यूनिट में 250 लेस देन 250 टन पर ईयर रहता है बच्चों। स्मॉल स्केल यूनिट 50 to 250 के बीच की रहती है। कॉटेज स्केल यूनिट 10 to 50 टन पर ईयर फूड प्रोसेसिंग रहती है। इनकी कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो इतनी है। होम स्केल यूनिट जो होती है मोर देन 10 टन पर ईयर रहती है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में इनको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एस्टिमेटेड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, एस्टिमेटेड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, कितना लॉसेस होता है बच्चों। जैसे पपाया का 40 to 100% लॉस हो जाता है, मंडेरिन का 20 to 95%, बनाना का 20 to 80%, ग्रेप्स का 27%, लेमन का 20 to 80%, कॉलीफ्लावर का 49% क्या हो जाता है बच्चों, लॉस हो जाता है। टमेटो का 5 to 50, अनियन का 16 to 55%, कैबेज 37% एंड पोटैटो का 5 to 10%। इंडियन प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल, इंडिया में कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है प्रोसेस्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का। जैसे फ्रूट पल्प एंड जूस जो है वो 27% शेयर है उनका। रेडी टू सर्व बीवरेज जो है उनका 13% है। पिकल्स का 12% है। जैम एंड जेलीज का 10% है। सिंथेटिक सिरप्स का 8% है। स्क्वैश का 4% है। टमेटो प्यूरीज एंड केचप का 4%, केन्ड वेजिटेबल्स का 4% एंड अदर्स का 18%। प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल का इतना शेयरिंग हर का अपना अलग अलग रहता है। फ्रूट पल्प हो, चाहे रेडी टू सर्व ब्रीवरेज हैं, पिकल्स हैं, जैम एंड जेली हैं, सिंथेटिक सिरप्स हैं, स्क्वैश हैं, टोमेटो प्यूरीज हैं, केन्ड वेजिटेबल एंड अदर्स। इंडियन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रॉफिट कितना मिलता है बच्चों इससे। अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज को 42% शेयरिंग होती है उनकी, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की 25% और स्मॉल स्केल की 33% शेयरिंग रहती है। इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट टू डिफरेंट कंट्री, किस किस को वो एक्सपोर्ट कर रहा है बच्चों। मैंगो पल्प वो एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, UAE, UK एंड USA को। फ्रूट जूस वो एक्सपोर्ट करता है बच्चों USSR को। केन्ड फ्रूट वो एक्सपोर्ट कर रहा है, केन्ड फ्रूट है मैंगो और गुआवा के USSR UAE को। केन्ड वेजिटेबल ग्रीन पेपर जिसको बोल रहे हैं UK, USA और UAE को। डिहाइड्रेटेड यानी गार्लिक एंड अनियन वो एक्सपोर्ट कर रहा है USSR, जापान एंड UK को। पिकल्स एंड चटनी किसकी, मैंगो की बोल रहा है बच्चों, USA, जापान और USA को क्या कर रहा है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन कंट्रीज़ को आगे एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों हिस्ट्री।
द फर्स्ट रिकॉर्डेड कॉज ऑफ स्पॉइलेज इन स्टोर्ड फूड बाय नीदरलैंड। पहले सबसे पहले देखा गया कहाँ पे था कि भाई जब हार्वेस्ट करके हम लेकर आ रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल को, तो वो क्या हुई थी, काफ़ी सारा लॉस हुआ था उनका। वो कहाँ देखा गया था, नीदरलैंड 1749 में देखा गया। आयरन कंटेनर वाज डिस्कवर्ड बाय एस द बीपी टंगस्टन डी हैन। एक साइंटिस्ट का नाम बता रहा है, आयरन कंटेनर इन्होंने डिस्कवर किए थे बच्चों, बीपी टंगस्ट डी हैन। 1800 में इन्होंने इनको आयरन कंटेनर्स को डिस्कवर किया था। पीटर ड्यूरेंट डिस्कवर्ड द मेटल कंटेनर। पीटर ड्यूरेंट ने मेटल कंटेनर को डिस्कवर किया उसी सन में 1800 में। फर्मेंटेशन फर्स्टली रिकॉर्डेड बाय लुइस इन 1789। ठीक है, तो ये बता रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हमने क्यों करना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड जो था वो स्पॉइल होता था। नीदरलैंड में पहले देखा गया, फिर उसके लिए आयरन कंटेनर्स बनाए गए, मेटल कंटेनर्स बनाए गए, फिर देखा कुछ फूड्स को हम फर्मेंटेड कर सकते हैं। स्पैलिनजेनी 1765 disputed the theory of preservation by means of heating। स्पैलिनजेनी ने बताया कि हम प्रिजर्वेशन किसके थ्रू कर सकते हैं, हीट के थ्रू। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैनिन। इसको हम कैनिन का बेसिक प्रिंसिपल बताते हैं कि आपको कोई चीज़ प्रिजर्व करनी है तो आप उसको हीट करके रखो। देन फिर साइंटिस्ट आए एम निकोल्स अपार्ट 1804 was the first to report the successful preservation of food in glass container। इन साइंटिस्ट ने 1804 में ग्लास कंटेनर में प्रिजर्व करके रखा। ही इज नॉन एज फादर ऑफ कैनिन। इनको फादर ऑफ कैनिन बोला गया। कौन थे बच्चों, एम निकोल्स अपार्ट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है फास्टियर इन 1824 डिस्कवर्ड द होल्ड द कैप कैन। इन्होंने कैप कैन को होल्ड करके रखा। कुकिंग ऑफ फूड बाय मीन्स ऑफ प्रिजर्व स्टार्टेड बाय Papin in 1861। Autoclave firstly used by Schriever in 1874। Modern refrigeration discovered by James Harrison in 1857। Fruit and vegetable processing was first started in organized manner in 1857। बच्चों ये कंप्लीट हिस्ट्री बता रहा है कि आपको प्रिजर्वेशन करना है तो आप प्रिजर्वेशन किसके थ्रू कर रहे हो, केन्स के थ्रू कर रहे हो, कंटेनर्स के थ्रू कर रहे हो। तो उन कंटेनर्स का सबसे पहले इन्होंने समझाया कि उन्होंने किया। ऑटोक्लेव करना किसने बताया, श्रीवर ने बताया। मॉडर्न रेफ्रिजरेटर यूज किसने किए थे बच्चों, जेम्स हार्सन ने किए थे। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग को सबसे पहले स्टार्ट करने वाले कौन थे बच्चों, फर्स्ट स्टार्टेड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन 1857 में स्टार्ट किया गया। इन इंडिया द फर्स्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920 एट मुंबई। मुंबई में 1920 में स्टार्ट की गई थी। द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एट मैसूर इन 1950। 1950 में सेंटर फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुई थी। फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट वाज स्टैब्लिश्ड एट लखनऊ इन 1949। बर्ग एंड बर्ग डिस्कवर्ड द हाइपोबैरिक स्टोरेज। बर्ग एंड बर्ग ने क्या डिस्कवर किया था बच्चों, हाइपोबैरिक स्टोरेज। ये होगी बेटा कंप्लीट हिस्ट्री। तो इस पूरे टॉपिक में बच्चों हमने इंपॉर्टेंस देखी, स्कोप देखे और थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों हम, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब एग्जैक्टली फ्रूट एंड वेजिटेबल का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो देखेंगे बच्चों। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर लिविंग टिश्यू सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस चेंज आफ्टर हार्वेस्टिंग। फ्रूट और वेजिटेबल में बहुत सारे लिविंग टिश्यू होते हैं जो आफ्टर हार्वेस्टिंग भी रेगुलर उनमें चेंज आते रहते हैं। सम चेंजेस आर डिजायर्ड फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू बट मोस्ट आर नॉट। काफ़ी सारे चेंजेस तो कंज्यूमर्स के लिए अच्छे होते हैं बट कुछ नहीं होते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट चेंजेस इन फ्रेश फूड कैन नॉट बी स्टॉप्ड बट दीज कैन बी स्लो डाउन विद इन सर्टेन लिमिट्स टू एनहांस द सेफ लाइफ ऑफ फ्रूट्स। पोस्ट हार्वेस्ट चेंजेस इन फ्रेश फ्रूट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। वो स्टॉप नहीं होंगे पर स्लो डाउन हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। तो जिससे क्या होगा, फ्रेश फूड जो है वो स्पॉइलेज होने में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लेगा बच्चों। द पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सटेंडिंग द स्टोरेज एंड मार्केटेबल लाइफ ऑफ हॉर्टिकल्चर पेरिसेबल्स।
ये यही कह रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग यदि बहुत अच्छी होगी तो कोई भी फ्रूट जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक ताज़ा रहेगा, फ्रेश रहेगा और उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाके हम आराम से क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉशिंग, सबसे पहले बता रहा है वॉशिंग का क्या है प्रोसेस। इट इज़ यूजफुल इन रिमूविंग सरफेस एडहेरिंग material water mechanically. It is also accomplished by passing the fruit and vegetable through machine arranged with water tank equipped with rotating brush। देखो बच्चों, सिंपल सा तरीका है, हम घर में भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेकर आते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें मिट्टी नहीं लगी हो, जर्म्स नहीं लगी हो, तो हम अच्छे से वॉश करते हैं। ये वही बोल रहा है कि हम जब लेकर आ रहे हैं, कहाँ से, क्रॉप फील्ड से लेकर आ रहे हैं, क्रॉप फील्ड नहीं बोलूँगी, फील्ड से लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैंगो वगैरह की बात कर रही हूँ मैं। तो जब हम फील्ड से लेकर आते हैं तो फील्ड में उनमें बहुत ज़्यादा बाहर में आउटर सरफेस पे बहुत सारे डेब्रिस लगे हुए रहते हैं, तो सिंपल पानी से वॉश करते हैं। आजकल ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स आ गए हैं जिसमें ब्रश भी लगे हुए होते हैं, तो पानी में डलकर उस पर ब्रश से भी वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। In some produce washing improve apparel by facilitating removal of shape, as case in mango, papaya, jackfruit, करोंदा, dirt in case of carrot, radish, turnip। अब ये बता रहा है कि किसके ऊपर से क्या हम हटा रहे हैं, सेब को हटाना है, उनके ऊपर से थोड़ा बहुत सा लिक्विड सा लगा हुआ रहता है, उसको हटाने के लिए तो क्या रहता है बच्चों, उसको हटाया जाता है। किस किस में, मैंगो में, पपाया में, जैक फ्रूट्स में, करौंदे। और डस्ट किस में से हटाई जाती है, कैरेट, रेडिश। बेटा ये अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं, तो वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई रहेगी, तो उसको हटाते हैं हम। कैरेट, रेडिश, टर्निप, शुगर बीट, स्वीट पोटैटो, ये सारे हम मिट्टी के अंदर से खोद के बाहर निकालते हैं, तो इनकी डर्ट हटानी होती है। एंड फॉर रिमूवल ऑफ डेब्रिस इन केस ऑफ बनाना, द वाटर यूज फॉर द पर्पज शुड बी क्लीन, अदरवाइज फंगल एंड बैक्टीरियल लेवल मे बी बिल्डअप। यदि हमने उसे ऊपर से अच्छे से क्लीन नहीं किया तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है, उसके अंदर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। डिसइंफेक्टेड ट्रीटमेंट यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट, ओजोन, क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा हेल्प टू क्लीन वाटर फॉर वॉशिंग प्रॉपर। हमें क्या करना है, इसमें डिसइंफेक्टेड ट्रीटमेंट देना है, किसके थ्रू, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, ओजोन्स, क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स के थ्रू हमें क्या करना है, उसको डिसइंफेक्टेंट करना है। फिर आते हैं बच्चों, पहला तो था सिंपल, उसकी वॉशिंग करी, वॉशिंग करने के साथ साथ उसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट में भी रख रहे हैं जिससे ऊपर के जम्स मर जाएं, ओजोन, क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको क्या करना होता है, प्री कूलिंग करनी होती है। इट रेफर टू द रैपिड रिमूवल ऑफ फील्ड हीट फ्रॉम फ्रेशली हार्वेस्टेड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू स्लो राइपनिंग। देखो बच्चों, सिंपल सी चीज़ है कि टेम्परेचर उसे प्रॉपर मिलेगा, तो प्रॉपर टेम्परेचर मिलने के कारण वो रेगुलर, वो क्या होगा, उसमें जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो एक्टिव रहेंगी और रेगुलर वो वर्क करता रहेगा फ्रूट। बट जैसे ही हमने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर दिया, तो अपने आप ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसकी स्लो हो जाती है। यहाँ पे यही कह रहा है, इट रेफर टू द रैपिड रिमूवल ऑफ फील्ड हीट फ्रॉम फ्रेशली हार्वेस्टेड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू स्लो राइपनिंग एंड सेंसेंस, कंजर्व वेट एंड रिड्यूस डिट्यूरेशन प्रायर टू स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। डिट्यूरेशन का मतलब सिंपल कि उसका जितना वेट है उतना वेट बना के रखना, उसको खराब होने से बचाना, फॉर द स्टोरेज और वन प्लेस टू अदर प्लेस जाने के लिए। प्री कूलिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय हाइड्रो कूलिंग। प्री कूलिंग किससे हम करते हैं, हाइड्रो कूलिंग से, इमर्जिंग इन वाटर, पानी के अंदर उनको डाल के रखते हैं। कॉन्टैक्ट आइसिंग, प्लेसिंग कर्स्ड आई इन एंड ऑन द पैकेट, हमें उनको क्या क्रश आई के कांटेक्ट में रखना होता है, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। वैक्यूम कूलिंग करी जाती है, रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर टू इफेक्ट कूलिंग एंड एयर कूलिंग की जाती है। कूलिंग बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेटर सिस्टम, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के वेजिटेबल और फ्रूट्स की कूलिंग की जाती है। लिस्ट ऑफ कॉमोडिटी वाइज कूलिंग मेथड, अब जैसे बता रहा है कि किसकी कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहा है रूम कूलिंग। एक रूम है जिसको पूरा ठंडा कर दिया जाता है, उसमें सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रख दिए जाते हैं। फोर्स्ड एयर कूलिंग, फ्रूट टाइप वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स एंड कॉलीफ्लावर्स को इसके थ्रू क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। हाइड्रो कूलिंग, स्टेम एंड लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं भी, जिनके स्टेम्स हम खाते हैं, जिनके लीव्स हम खाते हैं, फ्रूट्स एंड फ्रूट टाइप वेजिटेबल्स को हाइड्रो कूलिंग से कूल किया जाता है। पैकेज्ड आइसिंग, मैंने आपको बताया था कि आइस को बिल्कुल पीस लेना, उससे किसको किया जाता है, रूट, स्टेम, सनफ्लावर टाइप वेजिटेबल्स, ग्रीन अनियन एंड ब्रुसेल स्प्राउट्स को।
वैक्यूम कूलिंग किसके लिए यूज की जाती है? सम स्टेम, लीफ, फ्लावर टाइप वेजिटेबल्स के लिए। ट्रांजिएंट कूलिंग, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए किया जाता है। एंड टॉप आइसिंग एंड चैनल आइसिंग सम रूट्स, स्टेम, लीफी वेजिटेबल एंड कैंटोलपिस के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे टेक्निक्स को यूज करते हुए, ये सारी टेक्निक कूलिंग मेथड की यूज करते हुए काफ़ी सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट को क्या किया जाता है? कूल किया जाता है, ताकि उसकी जो डिट्यूरेशन की पावर है वो बहुत कम हो। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्री कूलिंग, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं कर्निंग। कर्निंग में बच्चों क्या किया जाता है? कूलिंग हमें समझ में आ गया, किस तरीके से करनी है वो समझ आया। कर्निंग डन फॉर रूट, ट्यूबर एंड बल्ब क्रॉप इन विच holding the produce at high temperature and high relative humidity for several days by harvesting wound heal and a new protective layer of cell form। कर्निंग हमें उनमें की जाती है जिनमें क्या बोल रहा है ये कि क्या होता है? टेम्परेचर को हाई रखना होता है, ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए काफ़ी लंबे समय तक, ताकि उसके जो हार्वेस्टिंग के जो घाव हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और एक उनके ऊपर एक लेयर बन जाए। ठीक है, उनके लिए क्या करना होता है? कर्निंग करना होता है बच्चों। अब ये बता रहा है कैसे करेंगे। वाइल कर्निंग कैन बी इनिशिएट, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है बच्चों ये। लॉन्ग एक्सपेंशन ऑफ स्टोरेज लाइफ मेक द प्रैक्टिस इकोनॉमिकली वर्थ वाइज। जैसे पटेटो है, पटेटो का टेम्परेचर जो होता है 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें ह्यूमिडिटी आपकी 90 to 95 चाहिए होती है, और कर्निंग टाइम उसको कितने समय तक कितने टेम्परेचर पर रख रहे हैं? 5 to 10 डेज तक। स्वीट पोटैटो को 27 to 33% टेम्परेचर चाहिए, लेस देन 90% इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5 to 7 डेज तक चाहिए। यम 32 to 40, लेस देन 90%, 1 to 4 डेज कर्निंग टाइम होता है यम का। टारो 30 to 35%, लेस देन 95, 4 to 7 डेज रखना होता है। कसावा 30 to 35%, लेस देन 80, 4 to 7 डेज तक कर्निंग टाइम है। अनियन एंड गार्लिक 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है इनका, 60 to 70 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और 0.5 to 1 डेज का इनका कर्निंग टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली मैंने दो टेक्निक आपको बताई हैं। कौन कौन सी? एक तो प्री कूलिंग, जिनकी प्री कूलिंग नहीं करते उनकी क्या की जाती है? कर्निंग की जाती है। क्यों की जाती है ये बात मैंने आपको बताई है, क्योंकि इनको, यानी क्यों की जाती है उसका रीज़न तो ये होता है कि इनके जो, जब हमने कटिंग करी तो कटिंग करते समय इनके जो घाव लग जाते हैं, जो वाउंड हो जाते हैं, उनको ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बने, इसके लिए की जाती है। और कैसे की जाती है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। ठीक है।